ये देखिए बहुत ही जल्द अब चुनाव होने वाले हैं। कब तक होंगे चुनाव? अप्रैल या मई को चुनाव हो जाएंगे हर हाल में। अप्रैल या मई। सभी राजनीतिक दल तैयार हो रहे हैं, तैयार हो गए हैं। मुख्य रूप से जिनकी तैयारी है चुनाव के लिए उस पे बीजेपी और कांग्रेस है, जिनकी तैयारी अच्छे उस पर है। तीसरी टीएमसी की तैयारी है लोकसभा के लिए, अच्छे उस पे। चौथी जो हर वक्त तैयार है, सपने देखता है दिन रात पीएम के, वो नीतीश कुमार हैं, जेडीयू और डीएमके एआईडीएमके की, इनकी तैयारी है। इन लोगों की लगभग पूर्णतया तैयारी है। अब चुनाव होने हैं, क्या पोजीशन होगी आपको बता दें। 16 जून को कार्य पीरियड खत्म हो जाएगा। इसके पहले चुनाव होना जरूरी है। निश्चित तौर पे ये चुनाव जो है ये मई में होंगे। अप्रैल की लास्ट वीक या मई के सेकेंड वीक पे चुनाव होंगे निश्चित तौर पर। अब आइए चुनाव में स्थिति क्या रहनी है। आप देखिए मैप है और इसमें क्या फर्क होना है। अब आइए सबसे पहले हम चलते हैं कश्मीर से। कश्मीर के 2 भागों में बांटा जा चुका है और मेन मुद्दा भी कश्मीर रहेगा। यहाँ पे 6 सीटें हैं। 6 में से 1 सीट लद्दाख वाली जो है वो निश्चित तौर पर बीजेपी आराम से जीतेगी, उसमें कोई शक ही नहीं। दूसरी 5 सीटें कश्मीर में है। 5 में से बीजेपी 3 जीतेगी, किसी भी सूरत में 5 नहीं जीत सकती है। इन 6 सीटों में बीजेपी को 4 सीटें मिलेंगी लद्दाख और यहाँ पे 1 सीट बीजेपी को ये मिलेगी और 3 सीट यहाँ पे मिलेगी जिसमें जम्मू की। अब स्थिति क्या है? अब आइए इसके बाद आइए पंजाब। पंजाब में स्थिति यह है कि अब चुनाव का जो मुद्दा है पूरे देश में वो 370 को लेकर के होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। इसकी लहर पूरे देश में है। इसमें दो हिस्सों में भारत के आम जनता बट रही है। एक 370 के हटाने के पक्ष में, दूसरा 370 के विरोध में। ज़्यादा तादाद 370 के हटाने के फेवर में। इसमें जो सबसे बड़ी बात है 370 के हटाने के फेवर में दलित भी है। दलित भी, मुस्लिम समुदाय जो है वो 370 फिर चालू करना चाहता है, वो आईएनडीआई गठबंधन के लोग। मगर आईएनडीआई गठबंधन का जो पूरा वोट है वो 370 को दोबारा लागू करने के फेवर में पूर्णतया वोट नहीं है। जो कमिटेड वोट है आईएनडीआई गठबंधन का वो 370 दोबारा लगाने के मूड में है और उनके फेवर करता है। इससे क्या है, बीजेपी को फायदा होने जा रहा। अब पंजाब में क्या पोजीशन है कि आपको क्लियर कर दें। पंजाब में 13 सीटें हैं। 13 सीटें हैं। 13 में बीजेपी को मिली थी 2। इस बार बीजेपी को +2 होंगी, 4 सीटें पंजाब में बीजेपी की बढ़ेगी। अब पूछिए क्यों बढ़ेगी? एंटी इनकम्बेंसी चल रही है वहां पर, आपके खिलाफ बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का पहले जो था, कांग्रेस से चूंकि वहां से अमरिंदर सिंह हट चुके हैं, तमाम नेता बीजेपी में चले गए, कुछ आप में चले गए। कांग्रेस के खिलाफ भी वहां पे माहौल अच्छा नहीं है। वैसे भी आपको बता रहा है हिंदुस्तान का टोटल सिख कांग्रेस के प्रति 100% 90% कमिटेड नहीं है। जब से इन्होंने मेनका जी को निकाला था उसके बाद 84 का जो कांड हुआ है। हकीकत ये है कि जो सिख है वो कांग्रेस को टोटल सिख का लगभग 20% से ज़्यादा कभी नहीं देता रहा है।
अब वो भी रही है लगभग 10-15% से ज़्यादा कांग्रेस की लहर पे भी नहीं दे सकता है। वहाँ का जो हिंदू वोट है वो कांग्रेस या बीजेपी को मिलता है। इस बार जो पोजीशन है एंटी इनकम्बेंसी सट के खिलाफ भी है, इनके खिलाफ भी, इसलिए बीजेपी की 4 सीटें होगी। हिमाचल में बीजेपी 4 की 4 सीटें जीतेगी। उत्तराखंड में बीजेपी की 4 के 4। अब समस्या है कि यहाँ पे लड़ने वाला कौन उत्तराखंड में, इनके खिलाफ कांग्रेस इस मजबूत पोजीशन में नहीं कि एक भी सीट जीत जाए। अब आइए दिल्ली की 7 सीटें। दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में अगर मान लीजिए बंटवारा होता है INDI गठबंधन में और कांग्रेस को अगर 2 सीटें मिलती हैं और आप 5 लेती है, तो बाकी 5 सीटों में कांग्रेस कार्यकर्ता क्या करेगा? मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे समय वो बीजेपी को जिता देगा। इसलिए आपको बताना है कि दिल्ली में भी एज इट इज पोजीशन है। वहां के लोग वैसे स्टेट को वोट देते हैं, जब स्टेट के चुनाव होते हैं, जब सेंट्रल में होते हैं तो हमेशा सेंट्रल को देते रहे हैं। इसलिए आपको बताना है यहाँ पर बीजेपी दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीतेगी। अब आप आइए हरियाणा में क्या पोजीशन। हरियाणा में 10 सीटें हैं। वहाँ पे विपक्ष इतना मजबूत नहीं है। दूसरी बात, वहाँ इनेलो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। कांग्रेस में बराबर कंपटीशन है। चूँकि ट्रिंगुलर फाइट है, बल्कि चतुष्कोणीय फाइट हो सकती, ऐसे समय बीजेपी को अपनी सीटें निकालने की पूरी 10 सीटों की संभावनाएं पूरी है। अब आइए राजस्थान। राजस्थान में 25 सीटें हैं। कितनी हैं? 25 सीटें। 25 सीटों में इनके पास सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में क्या पोजीशन है। राजस्थान का मैं क्लियर कर दूं, राजस्थान में इनको यादव वोट कभी नहीं मिलता था। ब्राह्मण वोट काफी सालों से, चूंकि बीजेपी ने कोई ब्राह्मण बनाया नहीं था, शेखावत के बाद ये मैडम वसुंधरा जी, और ब्राह्मण इनसे नाराज चल रहा था कि 25 साल से ब्राह्मण इनसे बिल्कुल हट गया था। दूसरी जहां कोटा के चौबे थे जो भैरव सिंह शेखावत से बराबर लड़ते थे बीजेपी के, उनको भी बीजेपी ने टॉप पे नहीं रखा, इसलिए अब ब्राह्मण इनके साथ बैक आ गया। दूसरी बात, जो गुर्जर बीजेपी से नाराज हुआ था वो गुर्जर वापस आ गया है, और जो ठाकुर नाराज हुआ था वो ठाकुर आ गया है। इधर इन्होंने दलित को एक उप मुख्यमंत्री बनाया, शर्मा को बना दिया। मैं आपको क्लियर कर दूं कि पूरे नॉर्थ वेस्ट में शर्मा ब्राह्मण जो है काफ़ी स्ट्रांग है, हर तरह से स्ट्रांग है, लड़ने से लेकर के पैसे मजबूत और अपनी एक प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। और पूरे देश में शायद यहीं के ब्राह्मण ऐसे जो अपनी एक इमेज बनाए हुए हैं। इनके न जाटों से संघर्ष तगड़े हुए हैं, न ही गुर्जरों से हुए हैं, और कहीं कोई भी संघर्ष हुआ तो टक्कर पे हुआ। ये सब इनके साथ चला गया। इसलिए बीजेपी पहले भी यहाँ पूरी सीट जीतती थी, अब भी बीजेपी यहाँ पे 25 सीटें जीतेगी। अब आप आया कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी। इसके पहले कांग्रेस 1 सीट जीती थी। 2014-2019 में भी यही पोजीशन रही कि यहाँ पे कांग्रेस का खाता सिर्फ 1 सीट का एक बार खुला है। अब यहाँ इसलिए नहीं जीत पाएगी क्योंकि कांग्रेस में गुट हो गया। इस समय नया चुनाव हुआ है, बीजेपी हॉबी है। अब इसके बाद आप आइए गुजरात में ये पोजीशन है कि वहाँ पे टोटल विपक्ष बहुत कमज़ोर पोजीशन में है, और वहाँ कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं है। इन्होंने काफ़ी जो कांग्रेस के लीडर थे, हार्दिक पटेल, काफ़ी ऐसे लीडर थे, उनको बीजेपी में कर लिया। ये 26 सीट लगातार जीत रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से लगातार जीत रहे हैं। 14 में जीते हैं, 19 में जीते हैं, इसके पहले भी जीतते आए। अब आइए यूपी में 80 सीटें हैं। 80 में जो अभी तक जो पोजीशन थी, 10 सीटें बसपा को मिली थी और 5 सीटें सपा को मिली थी, तो 15 सीटें थी। और आपको बतला रहे हैं कि वहाँ पे ये कांग्रेस की सीट एक जीती थी। अब पोजीशन क्या है कि बसपा यहाँ 10 सीटें नहीं जीत रही है, यहाँ पे 10 सीटें नहीं जीत रही। सपा जो है 5 सीटों में जबरदस्त फाइट करेगी, नेक टू नेक फाइट करेगी। मगर आपको बताना है यहाँ 2 सीटें हैं, अमेठी की और रायबरेली की। अगर समाजवादी पार्टी ने इनको सपोर्ट नहीं किया तो सोनिया जी की सीट यहाँ फंसेगी, और सोनिया जी की सीट अगर फंसती है और अमेठी फंसती है
तो इनको यहाँ टाइम ज़्यादा देना होगा और जगह अफेक्टेड होगा। इसलिए आपको बताना है कि बीजेपी यहाँ पर सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी यूपी में निश्चित तौर पर, क्योंकि योगी का जो सेकंड कार्यकाल है काफ़ी अच्छा रहा है। तो बीजेपी की सीटें यहाँ पर आपको बतलाना है लगभग 72 या 75 के आसपास आ सकती हैं। 73 मान के चलिए, 75 नहीं, 72 या 73। अब आप आइए बिहार में क्या पोजीशन है। बिहार में मैं आपको बतला रहा हूं कि इन्होंने जो यादव बनाया है, जिस तरह से मैथ समीकरण, बीजेपी के खिलाफ जो जातियां थी, कुड़ील हिंदुस्तान में बीजेपी को वोट नहीं देता था, यादव हिंदुस्तान में बीजेपी को वोट नहीं देता था, एसटी जो शेड्यूल ट्राइब था वो कुछ राज्यों का वोट बीजेपी को लगभग 15-16% से लेके 25-26% तक मिलता था। आपको बताना है बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में और वहाँ पर भी एसटी नहीं बनाया था, वहाँ पे उसमें झारखंड में एसटी के जगह दूसरे को बना दिया था। यहाँ रमन सिंह को लगातार बीजेपी बनाए रही। अब बीजेपी ने अपनी गलती सुधारी है, उसका रिजल्ट रहा प्रेसिडेंट इनका, तमाम जगह इनके मिनिस्टर। दूसरी आपको बताना, छत्तीसगढ़ में इन्होंने 2 बनाए हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों एसटी बनाए। इसका इफेक्ट होगा तो आप समझ लीजिए, इसके असर की वजह से ये झारखंड में पूरी सीटें निकालेंगे और छत्तीसगढ़ में ये पूरी सीटें निकाल ले जाएंगे। इसमें इफ बट नहीं है। अब आइए मध्य प्रदेश में क्या पोजीशन होनी। मध्य प्रदेश की ये 29 सीटें हैं, जिसमें से 28 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट जो है वो मिली थी कांग्रेस को, छिंदवाड़ा सीट ये हार जाएगी कांग्रेस इस बार, निश्चित तौर पर ये सीट आ जाएगी। अब आप आइए महाराष्ट्र में क्या पोजीशन। नोट कर लीजिए कि महाराष्ट्र की जो पोजीशन है, अभी वहाँ चुनाव हुए हैं, अजीत और जो कुछ उनका विरोध था, अब शिवसेना वहाँ पर पहले की शिवसेना से लगभग 20% शिवसेना उद्धव के साथ है, 80% शिवसेना चली गई है दूसरी तरफ। सारे लोग इनके साथ हैं, शिवसेना के जितने लीडर, छगन भुजबल, राणे, जितने अभी तक लीडर हैं सब बीजेपी में, शिंदे वगैरह सब बीजेपी। अजीत पवार गुट में अजीत पवार बहुत शक्तिशाली बैठे हैं, अभी बारामती वगैरह में सब अजीत पवार बीजेपी जीत करके आई और शरद पवार ग्रुप आउट। आप नोट कर लीजिए कि यहाँ की 48 सीटों में से महाराष्ट्र की आप ये नोट कर लीजिए, निश्चित तौर पर ये 42 सीटें जीत करके आएंगे बीजेपी वाले निश्चित तौर पे। वहाँ पे कांग्रेस को और शिवसेना को मुश्किल से 1-1, 2-2 सीट मिलेगी, जो मिलेगी वो भी बीजेपी की वजह से। जैसे बारामती से ये शरद पवार को बीजेपी जिता देगी, बाकओवर दे देती है, और ठाकरे के लड़के को भी बीजेपी खुद बाकओवर दे देगी टॉप लेवल पे, क्योंकि ये ऐसा होता है। मैक्सिमम जो है वहाँ पे 6 सीटें मिल पाएंगी, आप ये देखिएगा। अब आप आइए केरल में बीजेपी का खाता जो है, जितने भी सर्वे सब कह रहे हैं नहीं मिलेंगे, मगर नोट कर लीजिए केरल में बीजेपी को 1 या 2 सीटें मिलेंगी, 1 या 2 सीटें, मैक्सिमम 2 सीटों से 1 भी सीट ज़्यादा नहीं हो सकती है, मैक्सिमम 2 होंगी और मिनिमम 1 सीट तिरुवनंतपुरम मिलेगी, कोई भी रोक नहीं सकता है। अब आइए तमिलनाडु में इनका जो पैक्ट है, ना डीएमके से होगा ना एआईडीएमके से होगा, इन दोनों में इतनी टकराहट होगी, बीजेपी को यहाँ पे कन्याकुमारी वाली सीट मिल सकती है, लगभग बीजेपी को 2 या 3 सीटें यहाँ पर होंगी, 2 होंगी या 3 सीटें। अब आप आइए उड़ीसा में जो सीटें हैं, उनकी जो पोजीशन है, वो बीजेपी का यहाँ पे खाता बढ़ेगा उड़ीसा में। और उड़ीसा में जो खाता है ये बढ़ करके जो आपको बतलाना है, लगभग बीजेपी को यहाँ पे 9-10 सीटें एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं। उसमें अगर बीजेपी को यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, यहाँ पर उसकी वजह बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए बिहार की क्या पोजीशन है। बिहार में 40 सीटें हैं,
जिसमें 17 बीजेपी को मिली थी। इस बार 17 सीटें बढ़ जाएंगी। उसकी वजह है कि वहां पे जातिगत मैच इन्होंने कर लिया है। एसटी इनके साथ जाएगा, एससी लगभग 40% जाएगा, एसटी 80% जाएगा। यादव बीजेपी के साथ बिहार में लगभग 25% 30% जा सकता है अगर इन्होंने यादवों को टिकट दी। सवर्ण टोटल बीजेपी पे जाएगा बिहार पे। ऐसी परिस्थितियों में जो मेन चीज क्या हुआ है, जो माई समीकरण है, ये माई समीकरण में ये टूट गया है। ये माई समीकरण क्या था? पहले एम गुड़ते माई था, अब क्या है, एम जो है वो अकेला रह गया और वाई जो है वो बीजेपी के साथ चला गया यादव। उससे बहुत बड़ा लॉस विपक्ष में होने जा रहा है। अब आप आइए इसके बाद वेस्ट बंगाल की पोजीशन ये है कि बंगाल में 42 सीटें हैं, 42। बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। अगर यहाँ पे कांग्रेस से समझौता होता है, कांग्रेस सिर्फ अगर को 2 सीटें टीएमसी देती है, 40 में लड़ते हैं, तो 40 जगह जो बाकी बचते हैं वहाँ क्या पोजीशन होगी? वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता टीएमसी के विरोध में होंगे और बीजेपी निश्चित तौर पे कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने बैनर से टिकटें दे देगी। यहाँ पर हम आपको बताना है, आप देख लीजिएगा कि निश्चित तौर पे बंगाल में बीजेपी 10 सीटें बढ़ेगी। निश्चित तौर पे 10 सीटें कम से कम बढ़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी की लगातार 3 कार्यकालों में एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, जबरदस्त हो गई। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। अब उड़ीसा का आपको मैं बता ही चुका हूं, उड़ीसा में भी बीजेपी के साथ। उसकी वजह उड़ीसा में बढ़ने की वजह है कि पुरी से बीजेपी का टॉप लीडर लड़ेगा। टॉप लीडर हो सकता अमित शाह लड़े, जहां तक मोदी के लड़ने की भी संभावना लगातार उड़ीसा मांग रहा है मोदी के लिए। चूंकि अगर पुरी से लड़ते, बनारस और पुरी से अगर मान लीजिए या अमित शाह नहीं तो कोई बड़ा लीडर लड़ेगा, पुरी से लड़ते ही आप समझ लीजिए यहाँ का माहौल, क्योंकि लगातार उड़ीसा में पुरी मोदी जी से लगातार, उस समय भी उन्होंने कहा था, पुरी के लोग काफ़ी नाराज हो गए थे और उनका मानना या तो अमित शाह या मोदी लड़ें और या फिर और कोई बड़ा लीडर पुरी से लड़ेगा निश्चित तौर पर। और पुरी ही इनका मेन गढ़ होगा, यहीं से बीजेपी की, चूँकि पुरी धार्मिक रूप से है, वहाँ का बहुत सख्त डिमांड है। आपको बताना है कि कई चीज़ें ऐसी हैं मोदी ने जो पुरी में की और करने जा रहे हैं। अब आपको बतलाना है, ये राज्य त्रिपुरा, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेगा। आप नोट कर लीजिए, भाजपा और आरएसएस की अगर सबसे बड़ा गढ़ होगा तो सिर्फ एक ही होगा, वो त्रिपुरा। ताज्जुब की बात है, जो कम्युनिस्टों का देश में बंगाल और केरल से बड़ा गढ़ था, आज वो आरएसएस का है, बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पे बीजेपी को पूरी 2 की 2 सीटें मिलेंगी, पूरी 2। असम में इनकी सीटें बीजेपी की लगभग 8 सीटें बढ़ेंगी, 8 सीटें। और अरुणाचल की 2 सीटें दोनों की दोनों बीजेपी को जाती हैं, दोनों की दोनों जाएंगी। नागालैंड में भी यही पोजीशन होगी। अब आइए मेघालय में हो सकता है बीजेपी को 1 सीट मिल सकती। सिक्किम में अभी तक बीजेपी समर्थक नहीं था, संभावना है बीजेपी समर्थक 1 सांसद के लिए संभावनाएं हैं। तो अब जो पोजीशनें हैं उस हिसाब से बीजेपी का अपना आकलन है 400 से पार। हम लोगों का जो आकलन है 400 से पार नहीं, हम लोगों का एक बहुत सीधा सा आकलन है कि इनको 303 मिले थे, 303 सीटें मिली थी। इनको लगभग 15% इनके सांसद बढ़ेंगे कहां से? मैं आपको बताऊं, साउथ इंडिया में इनकी पोजीशन काफ़ी डल रहेगी। यहाँ पे 4 से ये जो है 10 तक पहुंचेंगे या 8 तक। आंध्रा में इनके 4 सांसद होंगे। कर्नाटक में इनके 28 में से आप ये याद रखिएगा 27 इनके जीते थे, 28 इसके पहले जीते थे। कर्नाटक में इनका कम होगा, -3 कम होगा। कांग्रेस कुछ जगह कम होगी, कर्नाटक में कम होगी निश्चित तौर पे 3 सांसदों से। वहीं पे यहाँ पे 2 सीटें बढ़ेंगी। तमिलनाडु में ये 4 सीट के लगभग बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी जो है
वो 303 सीटें जीती थी और 15% बढ़ेगा, लगभग 45 सीटें इनकी, 45-47 सीटें बीजेपी 350 के आंकड़े में आ सकती है। ये हम लोग सब, हालांकि बीजेपी का मानना है कि हम 400 से ऊपर बन जाएंगे। अब INDI गठबंधन का मेन वजह यह है कि बीजेपी ने एक ट्रेंड कर लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम जगह ये पोजीशन है, जैसे यूपी में कई जगह, कुछ राज्यों में, कुछ विधानसभा में हकीकत में बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपने हायर कर लिए उन लोगों को, दूसरी पार्टी के नेताओं को टिकट दे दी, अपनी पार्टी में ले लिया। ये पोजीशन, ये टेक्निक बीजेपी अब की बार फिर करेगी, बड़े पैमाने पर करेगी। अगर INDI गठबंधन हो गया, मान लीजिए किसी को अगर TMC के उसको मिल गया, तो कांग्रेस वाले को टिकट दे देंगे अपनी पार्टी में कर। इसलिए इनका निश्चित तौर पे 350 सीटों का निश्चित। अब आया एंटी इनकम्बेंसी, मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मगर उनके साथ कमिटेड विरोधी भी है, जबरदस्त विरोधी है। यही पोजीशन एंटी इनकम्बेंसी अगर इनके साथ किसी मुद्दे पे है तो विपक्ष के साथ भी है, TMC के साथ भी एंटी है। केजरीवाल के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, वहाँ आप पार्टी के खिलाफ पंजाब में बहुत है। ये पोजीशन सब जगह है। कर्नाटक में इवन कांग्रेस के पास अभी भी सरकार बनी है, वो अभी से उनके खिलाफ इनकम्बेंसी हो। तो बीजेपी लगभग 350 का आंकड़ा कर रही है, और कांग्रेस आपको बता रहे हैं लगभग 70 से लेकर के 80-85 सीटों तक पहुंचेगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकती है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।